नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ सीडीपी 5 का पंच। 5 शानदार क्वेश्चन, उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेथड यूज्ड इन मेमोराइजिंग पोएट्री इज कॉल्ड। कविता को याद करने में प्रयुक्त विधि को कहा जाता है। मास लर्निंग, बड़े पैमाने पर अधिगम, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, वितरित शिक्षा, सीरियल मेमोराइजेशन, क्रमिक संस्मरण या पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग, युग्मित सहयोगी अधिगम। तो नए नए क्वेश्चंस। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम पोएट्री को जब याद करते हैं तो किस तरह की मेमोरी बनती है। ध्यान रखिए, जब हम कंटेंट को कोरिलेट करके और फिर हम एक दूसरे के साथ चंक करके बनाते हैं तो उसे कहा जाता है मास लर्निंग। ये बड़े कंटेंट को हम छोटे कंसाइज फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम जनरली माइंड मैप्स बनाते हैं, इसके लिए हम कंसेप्ट मैप्स बनाते हैं। हम इसी के लिए अवधारणा के मानचित्र बनाएंगे। फिर हम कहें डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग, जब एक बड़े कंटेंट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर एक एक टुकड़े को एक बारी हम मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं या फिर लर्न करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग। इसे कहा जाता है वितरित शिक्षा। यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बड़े कंटेंट को एक साथ नहीं हम अधिगम कर सकते, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, छोटी छोटी एक्टिविटीज में बांटकर, और इसी को फिर हम देखेंगे ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास फ्रेमवर्क बन जाता है। जब वितरित शिक्षा करेंगे तो हमें फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, अलग अलग फ्रेमों में हम अधिगम को करेंगे। तो फ्रेमवर्क जहां पे हम छोटे छोटे फ्रेम्स में अपने लर्निंग को कंटिन्यू करते हैं, छोटे छोटे फ्रेमों में, और ये हमें स्किनर के द्वारा दिया गया था। वितरित जो शिक्षा है ये हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें स्किनर देते हैं। स्किनर हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग देते हैं। और यहीं से फिर हम देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है, फर्स्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। और फिर बाकी जो पहले से जो तरीका चल रहा था उसको वो हार्डवेयर का नाम दे देते हैं। ये हम क्या देखते हैं, स्किनर की डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग देखते हैं। फिर हमारे पास सीरियल मेमोराइजेशन होता है। ये हमारे पास आंसर है। जब भी हम पहाड़े याद करते हैं या फिर हम कविता याद करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीरियल कहते हैं। जैसे कि जो हम देखेंगे, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा तो, यदि उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पसीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होके बोले, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, है हिम्मत तो हाँ बांध मुझे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको कविता पाठ करके सुनाया, एक के बाद अगली पंक्ति, अगली के बाद अगली पंक्ति, उसके बाद अगली पंक्ति, उसके बाद अगली पंक्ति, उसके बाद अगली पंक्ति, या पहाड़े हम याद कर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्रम में संस्मरण करते हैं, तो इसे हम सीरियल मेमोराइजेशन करते हैं। पोएट्री हुई या फिर पहाड़े हुए या फिर हम पॉइंट वाइज लिख के पॉइंट्स को याद कर रहे होते हैं। अक्सर हमने देखा होगा ना कि हम पॉइंट वाइज लिख लेते हैं और फिर पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट वो सब का सब हम सीरियल मेमोराइजेशन करते हैं। फिर पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग होती है, युग्मित सहयोगी अधिगम होती है। हम क्या करते हैं, किसी के साथ किसी को जोड़कर दोनों चीजें याद करते हैं। ये हमें प्रीवियस लर्निंग के साथ कंटिन्यूअस लर्निंग को जोड़ने में, हमेशा लर्निंग करने में सहायता करता है। इसको हम पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग कहते हैं। पुराने अधिगम के साथ नए अधिगम को जोड़ा और फिर उसको लर्न कर लिया, तो ये युग्मित सहयोगी अधिगम, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग कहलाती है। तो ये हमारे मेमोराइजेशन या फिर अलग अलग तरह के लर्निंग के फॉर्मेट्स हैं, प्रारूप है। उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। सोशियोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ अ ग्रुप इज यूज्ड इन मेजरिंग पर्सनालिटी एज ए मेथड। एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो यहां पर हम किसको देखते हैं एज ए मेथड, हम जब सोशियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम समाजमिति विश्लेषण कर रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या प्रोजेक्टिव है। समाजमिति प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, कि हमें यहां पे गलत देखने को मिला है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको प्रोजेक्टिव को हम कहते हैं प्रक्षेपी, इसको हम कहते हैं प्रक्षेपी। तो यहां पे हमें कौन सा देखने को मिलेगा, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हमें जो समाजमिति विश्लेषण है, सोशियोमेट्रिक मेथड है, जिसमें हम 4 ग्रुप्स में सभी बच्चों के सोशलाइजेशन को देखते हैं। जो बच्चे का सामाजिकरण है वो 4 ग्रुप में बांटते हैं हम, लीडर है, फॉलोअर है, हमें आइसोलेटेड देखने को मिलता है, रिजेक्टेड देखने को मिलता है, नेता,
या फिर हमें अनुयायी, या फिर हमें देखने को मिलता है कि बच्चा तटस्थ है, या फिर बच्चे को हमने तिरस्कृत कर रखा है। ये चार ग्रुप में हम बांटते हुए देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसमें क्लियर कट ऑब्जर्वेशन से हम इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। साथ साथ अवलोकन के माध्यम से, प्रेक्षण के माध्यम से हम अलग अलग जो उसके व्यवहार है उसकी पहचान कर पाते हैं। तो उत्तर यहां पे हमें दूसरा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। You are helping a mother to develop a behavioral program to deal with her son Raj who has oppositional defiant disorder ODD. ये एक हमें विकार है। Which one of the following is the most significant component? तो हमारे पास सिग्निफिकेंस किसका होगा इस प्रोग्राम में? एक मां अपने बेटे राज से निपटने के लिए एक व्यवहार कार्यक्रम विकसित करने में मदद करे। राज को अपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर है, यहां डिफेंट हिंदी लिख दिया, इसको डिफायंट डिसऑर्डर कहते हैं। कौन सा इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है? अभी डिफायंट डिसऑर्डर क्या होता है? जिस बच्चे के ऊपर माता पिता बचपन से बहुत सख्त होते हैं, बचपन से बहुत सख्त होते हैं, तो जैसे जैसे बच्चे के पास स्वायत्तता आती जाती है वैसे वैसे वो अपने माता पिता के आदेशों का विरोध करना शुरू कर देता है, और वो प्रिंसिपली, वो सैद्धांतिक तौर पर ठीक उनसे उलट बात करता है। इस प्रकार के विकार को कहा जाता है अपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर। इसी को कहा जाता है अपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर माता पिता का विरोधी बन जाता है। अब यहां पर बच्चा कब ये देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलता है अर्ली एडोलेसेंट से बच्चा इस चीज को शुरू कर लेता है। बच्चा किशोरावस्था के पूर्व से, जस्ट जब किशोरावस्था में एंटर करने वाला होता है तब बच्चा इसको शुरू करता है। जब कॉग्निटिवली वो विकसित होना शुरू हो जाता है, संज्ञान रूप से विकसित होना शुरू हो जाता है, तब बच्चा इसको करना शुरू करता है। ठीक है। अब यहां पर अगर हमसे हेल्प मांगी जाए एक साइकोलॉजिस्ट से या टीचर से, तो किस तरह का प्रोग्राम हमें बनाना है? तो यहां अगर हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करेंगे तो इसका तो रिजल्ट ही था ओडीडी, रिजल्ट ही इसका है, इसको हम ओडीडी कहते हैं। जो हमारा आईसीडी 10 या फिर हम देखेंगे कि डीएसएम जो हमारे पास 5 है, उसके अनुसार इसको ओडीडी कहा जाता है। तो ओडीडी के हिसाब से स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण तो हुआ ही है ये, तो ये तो नहीं रहेगा। फिर हम डिटेंशन करेंगे, उसको मना कर देंगे, तो ये भी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का एक है कि हमने क्या कहा, ये बिल्कुल नहीं करोगे, यही करोगे, तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती है ना, हम उसको डिटेन कर देते हैं। अच्छा तुमने ये किया, 4 दिन तक तुम्हें कमरे में बंद रखेंगे, 4 दिन तक तुम टीवी नहीं देखोगे। तो बच्चा पहले से ही जिद्दी हो रखा है, पहले से ही आपके विरोध में हो रखा है उसको, और फिर हम उसको पनिशमेंट भी नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे हम अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोग्राम हमें बनाना पड़ता है, जिससे कि स्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स की से निकलकर वो उन पॉजिटिविटी को पकड़ना शुरू करे और धीरे धीरे अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आए। तो यहां पे आंसर हमें तीसरा देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियमसन, Which of the following is the benefit of directive counseling? विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसकी रॉजर्स ने शुरुआत करी थी, विलियमसन ने भी उसके ऊपर काम किया। अब जो हमारा विलियमसन और रॉजर्स का काम वो बिल्कुल ठीक उलट है। जहां पे हमें कार्ल रॉजर्स दिखते हैं कि वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मानवतावादी हमें देखने को मिलेंगे, मनोवैज्ञानिक। वहीं पर विलियमसन हमारे पास क्या है? विलियमसन हमारे पास कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एक संज्ञानवादी हमारे पास मनोवैज्ञानिक है। दोनों का इसीलिए डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो हम निर्देश करके बच्चे को परामर्श देते हैं और कहते हैं कुछ सुधार करने के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, तो वहां पर दोनों के मत बिल्कुल अलग है। तो विलियमसन किस पे फोकस करते हैं? विलियमसन फोकस करते हैं क्योंकि कॉग्निटिव है तो वो इंटेलेक्चुअल पे फोकस करते हैं। तो ये हमें पहला ही आंसर देखने को मिला है। एम्फेसिस ऑन इंटेलेक्चुअलिटी, भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिकता पर जोर देते हैं, इमोशन के ऊपर वो जोर नहीं देते विलियमसन। यही ठीक इससे उलट हमारे पास रॉजर्स किसके ऊपर बात करेंगे? रॉजर्स इमोशन के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, ह्यूमन अफेक्ट के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, मानव भाव, संवेग, इनके ऊपर ज्यादा बात करते हैं और इसको सुधार करने की बात करते हैं। जब हम कार्ल रॉजर्स को देखते हैं तो यहां पर हमें स्पेसिफिकली रॉजर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर हमारे पास ये दोनों तो है ही नहीं, और कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाला मार्गदर्शन नहीं करता है, ये भी गलत है हमारे पास। ये भी कौन बात कर रहे होते हैं? ये बात हमें रॉजर्स ने करी है कि हमें उसको कुशल करने के लिए और उसको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हमें करना है। ये भी रॉजर्स का स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। और
ऑर्थोटिक डिवाइसेस आर डिजाइन प्राइमरी। ऑर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से किसके लिए जाता है? पॉपुलरली इसको ऑर्थो कहा जाता है। ऑर्थो, और ऑर्थो का नाम हमारे पास किससे है? ये लोकोमोटर से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास गामकता से जुड़ा हुआ है। और इसके लिए इंडिया में हम सबसे ज्यादा फेमस किस नाम को देखते हैं ऑर्थोटिक उपकरणों को? इसको नाम से जानते हैं हम जयपुर फुट एंड हैंड के नाम से, क्योंकि इसका सबसे पहला हमें देखने को मिला जयपुर में, हमने हॉस्पिटल में इसको देखा। ये हमारे पास कृत्रिम अंग हैं, दे आर द बॉडी पार्ट्स जो हमें क्या करते हैं, जो हमें उसकी जगह काम आते हैं। कृत्रिम अंग जब किसी को लॉस ऑफ हमारे पास लिम्ब है, किसी पांव या हाथ का नुकसान हो गया है उसको, या वो नहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए जो हम रिप्लेसिंग पार्ट लगाते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल लिम्ब कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं तो रिप्लेसिंग मिसिंग बॉडी पार्ट ना होने वाले अंगों की जगह लगाना, तो आर्टिफिशियल जयपुर फुट या आर्टिफिशियल जयपुर हैंड, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे पास एक ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं, ये हमारे पास ऑर्थोटिक उपकरण है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और इसमें आपने बहुत सारे नए कंसेप्ट सीखे होंगे और कुछ पुराने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।